तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन में हमें देख लिया था कर्व्ड मिरर्स और उनके लिए मिरर फॉर्मूला डिफरेंट क्या कहते हैं इसको रिलेशंस थे कुछ। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। पर जो ये रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास एक कर्व्ड मिरर्स है इनका यूज बहुत जगहों पे होता है। इनका यूज जो है कॉन्केव मिरर स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं इनका यूज गाड़ियों में होता है, रेलवे मिरर्स में लगते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, जो मोटर व्हीकल्स में या सोलर कुकर्स में जो मिरर्स लगे होते हैं जो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट ए पर्टिकुलर प्लेस उसके लिए कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं, ठीक है कि नहीं। और डॉक्टर्स जो होते हैं जो ENT होते हैं, ENT डॉक्टर्स जो होते हैं वो अगर आपका एग्जामिन कर रहे हैं आपके ईयर्स को, आपके नोज को, आपके थ्रोट वगैरह को, तो वो उनके पास लगा होता है कि एक मिरर लगा होता है कॉन्केव मिरर जिससे वो लाइट डाइवर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है, कर्व्ड मिरर अगर है तो ये जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी उसको क्या गाइड करता है, कन्वर्ज करता है। तो वो एग्जामाइन करते हैं आपकी एक बॉडी के एक ऐसे पार्ट को जो नैरो होता है तो वहाँ पे वो कनकेव मिरर्स यूज करते हैं। तो इनके बहुत सारे फायदे हैं मेडिकल फील्ड में और बाकी इंडस्ट्रीज में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली, ये होता है डाइवर्जन या बेंड या डिविएशन फ्रॉम द मेन पाथ। ये होता है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे ये क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium। जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें बेंड होता है, अपनी मेन पाथ से ये डिविएट हो जाती है। उस डिविएशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास एक मीडियम, दो मीडियम है, ये है मान लो ये हमारे पास है मीडियम फर्स्ट, ये है हमारे पास मीडियम सेकेंड, ऑलराइट। और इनके बीच में जो ये वैसे रियलिटी में तो कुछ नहीं होता, हाइपोथेटिकल एक हम बोलेंगे कि कनेक्शन है, एक लेयर है जहाँ पे ये मीडियम वन खत्म हो रहा है एग्जैक्टली वहीं पे मीडियम सेकेंड शुरू होता है। तो ये जो बीच में इनकी बॉर्डर हाइपोथेटिकल बाउंड्री है ये है इनका इंटरफेस, ऑलराइट। तो जब ये लाइट एक मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम के ऊपर तो ये बेंड हो जाती है। इसको एक्चुअल में यहाँ से जाना था, ये तो यहाँ से निकलेगी, या तो ये इस डायरेक्शन में निकलेगी। ये जो डेविएशन ऑफ लाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया इसको, या तो ऐसे जाएगी या ये फिलहाल हम एक डायग्राम बनाएंगे, दूसरी फिर अलग बनाएंगे। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाती है, जो बेंड होती है, डेविएशन आती है इसमें, इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डेविएशन किस बेसिस पे होती है, क्योंकि हर किसी लाइट, हर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे आप पढ़ोगे, वेव थ्योरी में इसका आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे रिफ्रैक्शन का फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। तो वहां पे आप देखोगे कि इस ये एक वेव है, इस वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है। तो इनमें एक पैरामीटर चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाइट जो है इसमें डिविएशन आ जाता है, ठीक है कि नहीं। इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में, और वहां पे इसका प्रूफ भी देखेंगे हम कि ये कैसे बेंड हो जाता है जब ये मीडियम चेंज करता है। फिलहाल आप इसका बेसिक आइडिया याद रख लीजिएगा कि ये होता है डिविएशन फ्रॉम द मेन पाथ, दैट इज बेंड फ्रॉम मेन पाथ। अब यहाँ पे बेंड, ये खाली सरफेस के इंटरफेस जहाँ पे ये सरफेस चेंज हो रहे हैं उस पॉइंट पे डिवाइड होगा, उसके बाद ये स्ट्रेट ट्रैवल करेगा जैसे ही पहले मीडियम में ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट, ऑलराइट, मगर ऑफ कोर्स अलोंग ए डिफरेंट पाथ। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको आपको पता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ऑलराइट। जो ये एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है दैट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑलराइट। तो बाकी चीजें आपको पता है, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल, ऑलराइट। तो ये बेंड होने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एंड देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो है, पहला वाला हमारे पास वही है, कौन सा, जो रिफ्लेक्शन में था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे होते हैं कोप्लानर। क्या होते हैं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स।
तो ये तीनों जो लाइन है ये होती है कोप्लेन, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। ओके, सेकेंड लॉ इज इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्शन सॉरी, सेकेंड लॉ जो है वो है, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी, स्नेल्स लॉ। इसका क्या मतलब है कि इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है ये हमेशा कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का रेशियो जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है ये होता है कांस्टेंट। ओके, और ये कांस्टेंट जो है ये एक चीज होती है, एक वेल डिफाइंड एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट जो है हमारे पास, इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट, तो ये जो है साइन आई अपॉन साइन आर, मैंने बोला ये कांस्टेंट होता है गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। एयर और वाटर के बीच में एक वैल्यू होगा इसका, एयर और टर्पेंटाइल ऑयल के बीच में डिफरेंट है, एयर और कैरोसिन ऑयल के बीच में डिफरेंट है, वाटर और मिल्क के बीच में डिफरेंट है, सपोज मिसेबल है, कैरोसिन और वाटर के बीच में डिफरेंट। तो हर किसी गिवन पेयर के लिए इसका वैल्यू जो है डिफरेंट होगा, मगर उस वैल्यू के लिए चाहे वो कहीं पे भी ले लो, उस गिवन पेयर के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस कांस्टेंट इज टर्म्ड एज डिनोटेड बाय a term that is called as mu. This is medium 1, this is medium 2, इसी के रिलेशन में लिखेंगे इसको, it is 2/1। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के मुकाबले में, या पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के मुकाबले में। अगर आप ऐसा लिखना चाहोगे μ1 2, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ऑलराइट, अगर आप ऊपर लिखोगे 2 1, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऑलराइट, तो ये किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ओके, अगर हम ऐसे लिखेंगे इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 के बराबर। ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का वैल्यू जो है ये किसके बराबर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, सॉरी ये मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा था, ये 2 ही है यहाँ पे, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये जो टर्म है ऊपर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यू रिमेंबर दिस थिंग, जो ऊपर है नंबर n1, मान लो है n1, यहाँ पे n2, ये होता है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ऊपर है, कौन सा है, n1 विथ रेस्पेक्ट टू n2 के रेस्पेक्ट में। ऑलराइट, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा चेंज करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देन यू कैन राइट दिस टर्म एज दिस। तो ये साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है हमारे पास, ये किसके बराबर है, साइन ऑफ आर, दैट इज μ2/1। ये μ2 जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज μ2/μ1 के बराबर, रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडियास। ऑलराइट, तो ये इसके बराबर होता है। ओके, अच्छा, तो दैट इज स्नेल्स लॉ। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस जो होगी ऑब्वियसली वो डायमेंशनलेस होती है, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसका ना कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ओके, एक्चुअल में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए अलग सी डेफिनेशन है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एक तो ये रिलेटिव टर्म होती है, दूसरी ये जो है ये होती है एब्सोल्यूट टर्म। ऑलराइट, तो अगर हम पहले रिलेटिव की बात करेंगे फिर एब्सोल्यूट की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आ गई हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी गिवन मीडियम का बेसिकली क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ द
स्पीड ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी भी में, देखो स्पीड ऑफ लाइट में ये डिफरेंट होते हैं। वैसे वैक्यूम में इसका वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर डिफरेंट मीडियाज में क्या होता है, इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, और उन्हीं का रेशियो अगर हम देखेंगे कि जो वैक्यूम में इसकी स्पीड है, वैक्यूम की स्पीड के साथ हम रेशियो निकालेंगे स्पीड इनसाइड ए गिवन मीडियम, तो वो रेशियो जो है उसी को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, is called as, इसको हम क्या बोलते हैं, relative refractive index, इसका सिंपली टर्म्ड एज refractive index is called as refractive index। अगर आप डायरेक्टली इसको वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ट्रीट, तो मान लो c, ये तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ओके, और v जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ऑलराइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम सिंपली आएगा c अपॉन v के बराबर। ओके, तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो उस मीडियम के लिए ये वैल्यू इसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे ऐसे। Here it is, अगर आप ये जो हमने पहले लिखी थी टर्म mu2 upon mu1, it is basically of the medium with respect to air, तो हम उसको डिनोट नहीं करते, उसके लिए कोई सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करते, तो आप mu लिख लो या mu लिख लो, ऐसी बात। बट इसके साथ जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी भी डेफिनेशन है, दैट इज कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है जो हमने अभी पढ़ाया आपको। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है क्या, कि ये होता है रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडियाज, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, मतलब क्या है, आपके पास जैसे ये मीडियम दो है, तो इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 अपॉन mu1, ये बेसिकली क्या है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जो आपने अभी पढ़ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको आप एब्सोल्यूट भी बोलते हो या सिंपल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड मीडियम 1। तो इट इज सिंपली इक्वल टू किसके बराबर, mu2 अपॉन mu1 के बराबर, ऑलराइट। तो mu2 इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये आ गया था c अपॉन v। मान लो हमारे पास क्या है, इस वाले स्पीड, ये है मीडियम 1 था, ये है मीडियम 2 हमारे पास, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v2। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा c अपॉन v2, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा c अपॉन v1। तो अगर आप इसको कैंसिल c को करोगे तो आपके पास ये mu2 अपॉन 1 जो है ये आएगा mu2 अपॉन mu1 के बराबर, या उल्टा करके लिखोगे v1 अपॉन v2 के बराबर, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलराइट। एंड वन थिंग मोर, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इनके बीच में रेसिप्रोकल कनेक्शन है। क्या है, रेसिप्रोकल कनेक्शन है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद 1 इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिंपल टर्म है, दिस इज सिंपली इक्वल टू mu2 अपॉन mu1, और ये उल्टा है इसका, 1 अपॉन mu1 होता है mu1 अपॉन mu2, तो ये बनेगा mu2, दोनों इक्वल है। तो आप याद रख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक मीडियम का दूसरे रेस्पेक्ट में और दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में, ये आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, ऑलराइट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके।
और ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ, राइट, वेरी इजी। ओके, तो और एक चीज याद रख लीजिएगा, ये म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट उतना ऑप्टिकली डेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फिजिकल डेंसिटी जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, ऑलराइट। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग एंड फिजिकल डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग। ओके, more higher the value of means higher value of mu implies क्या higher optical density and vice versa, optical density and vice versa। ये याद रख लीजिएगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा म्यू का उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी है इसकी, ऑलराइट। और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे खाली एक चीज डिफाइन करता है कि ये डिफाइन करता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है किसी मीडियम में। ओके, तो वैक्यूम के मुकाबले में वैक्यूम में तो हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड है, तो उसकी वो लीस्ट ऑप्टिकल डेंस है, लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स low speed of light and vice versa। ओके, जो हाई डेंस होगा, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिसमें लो डेंसिटी होगी ऑप्टिकल डेंसिटी उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो फिजिकली हाई डेंस ऑब्जेक्ट होगा वो ऑप्टिकली भी हाई डेंस होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ऑलराइट। तो जैसा अगर हम लेंगे कोई लकड़ी और मिरर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है फिजिकल डेंसिटी देन कागज या कोई कपड़ा उससे उसके मुकाबले में, बट लाइट की जो स्पीड है मिरर में गिलास में ज्यादा है इन कंपेयर टू दैट क्लॉथ और वुडन प्लैंक और सम अदर पेपर, ऑलराइट। तो फिजिकल डेंसिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड ये क्या कहते हैं इसको, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, वो डिफरेंट है, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन थ्रू अ नंबर ऑफ मीडिया, बहुत सारे मीडिया है तो उनके थ्रू हमें रिफ्रैक्शन करानी है लाइट की। लेट्स से एक मीडियम ऊपर एयर है, मान लो ये है मीडियम 1, देन इंटरफेस यहाँ पे हमने रखा हुआ है वाटर या केरोसिन ऑयल, फिर हमने रखा हुआ है वाटर, फिर हमने रखा हुआ है कोई और चीज, फिर से एयर आ गया नीचे। ओके, या ग्लास स्लैब रखा है, मैं रखूंगा यहाँ पे ग्लास स्लैब भी। ओके, तो ये रखा हमने तीसरा और नीचे हमने फिर से रखा है क्या, एयर, ऑलराइट। ये है 1 मीडियम, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 3, ये है मीडियम 4, ये है फिर से मीडियम। देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग में इंसिडेंटल रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे, अवे फ्रॉम मिरर जा रही, नॉर्मल जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, अभी हमने उसकी बात नहीं करी है। ओके, तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, ऑलराइट। जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ओके, ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेंड हो जाएगी यहाँ पे, मान लो ऐसे। मैं थोड़ा सा अभी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, जनरल दिखा रहा हूँ ये रिफ्रैक्ट। तो ये जो है ये हमारे पास एंगल रिफ्रैक्शन R1 लिखेंगे इसका नाम। अगर ये और ये परपेंडिकुलर है, ये इनका ट्रांसवर्स है, तो ये भी R1 के बराबर होगा, मगर ये वाला एंगल इसके लिए इंसिडेंट होगा। मान लो यहाँ पे ये बेंड होगी ऐसे, और तो ये वाला जो है ये एंगल बन गया रिफ्रैक्शन R2 लिखेंगे इसका नाम। तो अब यहाँ पे ये इंसिडेंट पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये वाला भी आएगा R2 के बराबर। अब ये मान लो यहाँ बेंड हो रही है, ओके, ये बनेगा रिफ्रैक्शन एंगल R3। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इंसिडेंट एंगल, ये और ये ऑल्टरनेट है, ये भी बनेगा R3 के बराबर। और फाइनली ये इमर्ज होगा किसके बराबर, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस E लिखेंगे इसका नाम। सिंपल टर्म्स में, मैं कोई एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। पहले वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1,
तो ये इंसिडेंट पड़ेगी यहाँ पे। अब ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये इंसिडेंट एंगल भी R1 के बराबर होगा। अब ये रिफ्रैक्ट होगी, फिर से यहाँ पे R2 बनेगा रिफ्रैक्शन एंगल, यहाँ पे ये इंसिडेंट पड़ेगी, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी R2 के बराबर बनेगा। फिर यहाँ पे R3 बनेगा एंगल, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे R3 के बराबर बनेगा। और लास्ट वाला जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, राइट। तो हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से, बिटवीन पेयर 1 एंड 2 के बीच में अगर हम देखेंगे, हमारे पास μ2 अपॉन μ1 का वैल्यू आएगा साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R1 के बराबर। ऑलराइट, ओके, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मीडियम 2 और 3 के बीच में, मीडियम 2 एंड 3 के बीच में ये हमारे पास आएगा μ3 अपॉन μ2 आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है यहाँ पे R1 और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है R2। ओके, कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड बिटवीन 3 एंड 4, मीडियम 3 एंड मीडियम 4, तो μ4 अपॉन μ3 जो है यह आएगा साइन ऑफ R2 अपॉन, क्योंकि R2 यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 है। ओके, फिर लास्ट वाला जो है हमारे पास कौन सा, बिटवीन अगेन 4 एंड 1 के बीच में, तो सॉरी हम लिखेंगे μ2 दैट इज ये इसका मीडियम दैट इज μ1 अपॉन μ4 इक्वल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये E के बराबर है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये 3 है हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 को, तो हमारे पास आएगा देखो इस साइड में μ2 अपॉन μ1 इनटू ये बनेगा किसके बराबर μ3 अपॉन μ2 इनटू ये बनेगा μ4 अपॉन μ3 इनटू ये बनेगा μ1 अपॉन μ4 इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R1 इनटू साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ R2 इनटू साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ R3 इनटू साइन ऑफ R3 अपॉन साइन ऑफ E। यही आ गया, कैंसिल देखो कौन कौन सी टर्म, μ2 एंड μ2, μ3 एंड μ3, μ4 एंड μ4, μ1 एंड μ1, यहाँ बचा 1 इक्वल टू साइन ऑफ R1 साइन ऑफ R1 साइन ऑफ R2 साइन ऑफ R2 साइन ऑफ R3 साइन ऑफ R3 कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, साइन I अपॉन साइन ऑफ E। ओके, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट एक मिल जाता है, वो क्या है यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ E इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज साइन I और साइन E का वैल्यू इक्वल है, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो I एंगल E एंगल के बराबर आ जाएगा। व्हाट डज दिस मीन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले वाले मीडियम में, अगर ये 1000 मीडियम के थ्रू भी जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास दो रेज है, ये एंगल और इसके साथ बनाया हुआ ये एंगल, ये दोनों सेम है, तो इसका एक ही मतलब है कि ये दोनों रे जो है ये क्या है, पैरेलल है। तो विच इम्प्लाइज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जो बाहर निकलती है फाइनली, इमर्जेंट रे आर ऑलवेज क्या होते हैं, पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो आपने याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा इक्वल होते हैं इफ इट सफर्स रिफ्रैक्शन एट मल्टीपल मीडियाज एट मल्टीपल इंटरफेसेस। ऑलराइट, तो ये एंगल्स इक्वल होने का इतना ही मतलब है कि जो रेस है इंसिडेंट रे आपको से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बीच में डिफरेंट मीडियाज की वजह से, मगर जिस डायरेक्शन में इनिशियली रे जा रही है फाइनली इमर्जेंट की उसी डायरेक्शन में होगी। दैट मींस द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ऑलराइट, तो अब ये ग्लास स्लैब में हम देखेंगे कि उसमें कितनी डिविएशन आती है, लेटरल डिविएशन कितनी आती है उसमें, पर उससे पहले एक छोटी सी टर्म है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट के ऊपर जो है लाइट एक प्रिंसिपल फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिंपली ये कहता है कि अगर आप क्या करोगे, लाइट जो है वो बहुत सारे मीडिया में पास हो रही है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रही है और रिफ्लेक्शंस हो रही है, अगर आप उसको वापस गाइड करोगे, वापस भेज दोगे, लेट्स से ऐसा हो रहा है बहुत सारे मीडियम में, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, अगर आप इसका रास्ता वापस क्या करोगे, ट्रेस करोगे, इसको वापस धकेल दोगे फाइनल किसी भी 1000 मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद या रिफ्रैक्शंस के बाद, तो ये क्या करती है, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से ये आई थी एग्जैक्टली डिटो वही रास्ता फॉलो करेगी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेज दैट इफ यू रिटर्न द लाइट, अगर हम क्या करेंगे, पाथ ऑफ लाइट रिवर्स करेंगे, इट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो इफ द पाथ ऑफ लाइट इज reverse, then the light rays follows the same path as it did before. जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से एग्जैक्टली वापस जाएगी। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ये रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ग्लास स्लैब में लेटरल जो है डेविएशन कितना आ जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।